गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप सभी का स्वागत है 9 बजे के इस खास बुलेटिन में। इस शो में हम बात करेंगे उन अहम खबरों की जो आपके लिए खास होंगी। ट्रेंडिंग खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कौन सी वो 4 बड़ी खबरें होंगी। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी जानकारी आपको देंगे क्योंकि बड़ा दिन आज है। आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। माना यह भी जा रहा है कि एनडीए और साथ ही आईएनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर भी हो सकती है। क्या है नंबर गेम, पूरी आपको जानकारी देंगे। दूसरी खबर बाढ़ से जुड़ी है क्योंकि बाढ़ से पंजाब बेहाल है, हिमाचल भी। अब जहां आज पीएम मोदी खुद जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हिमाचल में लैंडस्लाइड से मची तबाही के बाद पीएम मोदी स्थिति का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी एक होने जा रही है। इसके बाद पीएम मोदी बाढ़ से जो पंजाब प्रभावित है वहां पर भी हवाई सर्वे करेंगे। बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात पीएम करेंगे और जायजा लेने के बाद पूरी स्थिति का आकलन करने के बाद मीटिंग जो है वो भी की जाएगी। अब तीसरी खबर जम्मू कश्मीर से है। कुलगाम में लगातार दूसरे दिन भी सेना का आतंक प्रहार जारी है। कल जहां 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया तो वहीं आज भी जंगल में एक आतंकी के घेर लिया गया। आतंक पर सेना सख्ती से वार कर रही है। चौथी खबर नेपाल से। नेपाल में नाराज जेंजी से जुड़ी एक खबर है क्योंकि जहां एक तरफ ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो उसके बाद कल जेंजी जनरेशन ने, युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया बैन पर भड़के युवा जमकर कल प्रदर्शन करते हुए नजर आए, आगजनी तक की। अब नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यह है कि काठमांडू में लगी विरोध की आग आखिर कब तक शांत होगी। विस्तार से इस खबर के बारे में भी पूरी जानकारी आपको देंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। बता दें आज बड़ा दिन है क्योंकि आज देश को नए उपराष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन आज है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज होगी। आज बता दें वोटिंग जो है वो 5 बजे तक है, यानी संसद परिसर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। अब शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन के बीच मुकाबला है। अब दिलचस्प बात यह है कि बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल ने दूरी बना ली इस पूरे इलेक्शन से। अब देखने वाली बात यह होगी कि नंबर गेम क्या है, वो भी आपको भी जानकारी देंगे हम। अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव आज होने वाले हैं जिसमें एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी भी जा रही है। पिछली बार की बात करते हैं, जगदीप धनखड़ जो हैं उन्हें 75% वोट मिले थे, लेकिन इस बार क्रॉस वोटिंग के चलते राधाकृष्णन को शायद कम वोट जो है मिलने की संभावना है। अब वाईएसआर जो कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान किया था, वहीं बीआरएस और बीजेडी ने अभी तक अपना रुख जो है वो साफ नहीं किया है। अब मतदान की अगर प्रक्रिया की बात करें तो संसद भवन के रूम नंबर F101 वसुधा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया होगी। वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद शाम 6 बजे वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी और उसी दिन यानी सेम डे परिणाम घोषित किए जाएंगे। यानी आज तय हो जाएगा कि देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। अब विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दृष्टि जो है वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। दृष्टि, अगर उपराष्ट्रपति चुनाव के नंबर गेम की बात करें, समीकरण की बात करें, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि एनडीए और आईएनडीए की क्या नंबर गेम आपको नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं और सुदर्शन रेड्डी महागठबंधन इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं और इन दोनों कैंडिडेट के बीच में ही आज उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं टोटल जो है वो 781 हैं और इंडिया गठबंधन में 311 है इसके जितने भी सांसद हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेडी, बीआरएस और शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना इन पार्टीज ने बायकॉट कर दिया है उपराष्ट्रपति चुनाव का। ये पार्टीज नहीं होंगी। तो देखिए, बीजेडी के 7 और बीआरएस के 4, शिवसेना और इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल, ये लोग इसमें नहीं होंगे। तो ये ऑब्स्टेन किए जाएंगे सांसदों के नंबर। लेकिन फिर भी अगर इस उपराष्ट्रपति चुनाव में चूंकि हर कोई अपनी तरफ से वोट देता है, कल मॉक पोलिंग हो चुकी है, यानी कि सारे सांसदों को पता है कि किस तरीके से हमको चुनाव में अपना साइन करना है और अपना नाम देना है। तो
देखिए स्पेशल पेन का इसमें प्रयोग होता है। अगर वो पेन का आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपका वोट अमान्य हो जाएगा। और सबसे पहले जब काउंटिंग शुरू होती है तो अमान्य वोटों को निकाल दिया जाता है और उसके बाद सब वोटों की गिनती शुरू होती है। और जिस भी कैंडिडेट को 50 से ज़्यादा वोट मिलते हैं वही उपराष्ट्रपति के पद पर मनोनीत हो जाते हैं। तो देखिए आज ही काउंटिंग भी है और आज ही वोटिंग भी है। तो अभी 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि सब एक बार में वोट देते हैं, वरीयता के क्रम से भी नहीं, इसमें ओपन पोलिंग होती है और क्रॉस वोटिंग का भी इसमें डर बना रहता है। और देखिए जिस तरीके से एक एक करके आते जाएंगे सब सांसद वोट देते चले जाएंगे और उस तरीके से वोटिंग लगातार होती जाएगी। जी की यहाँ पर अगर दृष्टि क्रॉस वोटिंग की बात करें, अगर इससे लास्ट जब जगदीप धनखड़ हैं उस वक्त हमने देखा उन्होंने 75% जो है वो वोटिंग उस वक्त पड़ी थी और इसे एक अच्छा हम कह सकते हैं टर्नआउट। लेकिन अगर हम बात करें इस बार की, क्या उम्मीद लग रही है कि वोटिंग क्रॉस वोटिंग जो है वो किस तरीके की हो सकती है? और बीजेडी की अगर हम बात करें और बीआरएस की अगर हम बात करें, इन्होंने जो अभी अपना रुख साफ नहीं किया है कि आईएनडीआईए के पक्ष में या फिर एनडीए के पक्ष में है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग को लेकर आपका आकलन और क्या कह रहा है? देखिए चूंकि इसमें गुप्त वोटिंग होती है, पता नहीं चलता, कोई भी उम्मीदवार, अब किसी भी उम्मीदवार जो उनकी पहली पसंद होगा, कोई भी सांसद उसको वोट दे सकते हैं और उस समय बस काउंटिंग के बाद ही पता चलता है कि किसने वोट दिया। लेकिन देर सवेर जब कभी ये चीज़ें सामने आती हैं तो पार्टी उसमें अपने एक्शन ले सकती है। तो इसीलिए लोग अक्सर, जितने भी सांसद होते हैं वो बहुत सोच समझ करके जिस उम्मीदवार के पक्ष में होते हैं उसी उम्मीदवार को वोट करते हैं। इसलिए संभावना रहती है, थोड़ी बहुत संभावना रहती है, लेकिन ये है कि लॉयल्टी भी रहती है, क्योंकि आप जिस गठबंधन से या जिस पार्टी से हैं आप उसी के उम्मीदवार को वोट देते हैं। तो देखिए इस बार क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर्स महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पास नहीं है, तो बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के पास बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं और इसलिए उनके उपराष्ट्रपति बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिलहाल आज तो वोटिंग है ही और ऐसे में अब बाद में देखा जाएगा कि किस तरीके से वोटिंग होती है। और बहुत जितने भी बिल्कुल, सांसद और हैं वो सब दृष्टि अपनी तरफ से चेहरों आकर की के अगर हम वोटिंग बात करें, जारी इंटरेस्टिंग होता बात यह है कि दोनों ही उपराष्ट्रपति के जो कैंडिडेट हम कहें मतलब अच्छे चेहरे हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जो है, या हम बात करें उम्मीदवार जो सीपी राधाकृष्णन है एनडीए की तरफ से, और साथ ही अगर हम आईएनडीआईए की तरफ से बात करें तो एक जज बैकग्राउंड, और हम कह सकते हैं दोनों ही जो बैकग्राउंड है उम्मीदवारों के बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए जिस तरीके से दोनों पार्टीज ने साउथ की केमिस्ट्री को लेकर के चले हैं, सीपी राधाकृष्णन भी साउथ से हैं और सुदर्शन रेड्डी भी साउथ से हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं और वो भी बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं। तो जिस तरीके से बात की जाए, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, हर किसी का बहुत नाम है और सभी सांसद इन दोनों कैंडिडेट्स को लेकर के बहुत ही अच्छी राय रखते हैं, बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं। तो ऐसे में पार्टी वाइज जिनके पास नंबर ज़्यादा होंगे, जिसके पास सांसदों की संख्या ज़्यादा होगी, अब वही 50% से जैसे ही ऊपर निकल जाएगा वही कैंडिडेट हो जाएंगे। और देखिए 800 के लगभग वोट है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, गिनने में 1 घंटा का समय लगेगा और अगर बैलेट पेपर से ही होता है और गिनने में 1 घंटे का समय लगेगा, अमान्य वोटों को निकाल दिया जाएगा। तो आज का ही वो दिन है, 9 सितंबर का दिन, जिस दिन हमको हमारे उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। और ऐसे में ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल नहीं होती, लेकिन बहुत ही ध्यान रखने योग्य प्रक्रिया होती है। दिलचस्प होगा कि नया चेहरा जो है वो कौन होने वाला है। आप हमारे साथ दृष्टि बने रहिए और शुक्रिया आपका, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस खबर पर जानकारी जो है वो दी है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा दृष्टि। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश, पंजाब का दौरा करने जा रहे हैं। ये दो वो राज्य हैं, अगर हाल फिलहाल में बाढ़ की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है इन दोनों राज्यों को ही हुआ है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य पंजाब। अगर बाढ़ की बात करें, पहले शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से देखा लगातार लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटनाएं, बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिला। अब हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब पर बाढ़ बारिश की मार पड़ी, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन दोनों राज्य का दौरा करेंगे। कहा जा रहा है दोनों राज्य में पीएम जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे, हालातों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। अब दोपहर करीब 1:30 बजे पीएम कांगड़ा जाएंगे, जहां वो अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। स्थिति पर एक हाई लेवल मीटिंग भी होगी। ये एक मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें समीक्षा होगी, आकलन होगा कि कितना नुकसान इन दोनों राज्यों में हुआ है।
अब रिलीफ फंड क्या होना चाहिए, रिलीफ किस तरीके का होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन किस तरीके की होनी चाहिए, अलग अलग पहलुओं पर इस मीटिंग में चर्चा होगी। कांगड़ा में पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राहत बचाव टीम से भी बात वो करेंगे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बहुत संभव है क्योंकि इंडियन आर्मी का भी इसमें बड़ा योगदान रहा है रेस्क्यू में, वहां पर वो भी अधिकारी जो है वो मौजूद हो। अब प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3 बजे फिर पहुंचेंगे पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण वहां पर करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4:15 पर गुरदासपुर पहुंचेंगे। गुरदासपुर देखिए वो एरिया है क्योंकि बॉर्डर से सटा ये इलाका जो है वो माना जाता है, यहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ बाढ़ की वजह से। वहां पर भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे, समीक्षा पूरी की जाएगी और एक बैठक की अध्यक्षता वहां पर भी पीएम करने जा रहे हैं। जानकारी ये भी दे दें आपको, पंजाब में सैकड़ों ऐसे गांव हैं, पिंड हैं जो बाढ़ के पानी में समा गए, लोग बेघर हो गए, खाने को दाना नहीं है और किसानों की फसल तो बर्बाद हुई, वो अलग नुकसान। ऐसा ही कुछ हाल जो है हिमाचल प्रदेश का भी रहा। देखिए दोनों राज्यों की अगर आबादी की बात करें तो देखिए पंजाब जो है वहाँ पे ज़्यादा घनी आबादी है, ज़्यादा नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 3 महीने से हम देख रहे थे कि 3 महीने में लगभग बहुत नुकसान हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पंजाब में भी नुकसान हुआ। दृष्टि हमारे साथ मेरी सहयोगी जो है वो बनी हुई है, दौरे से जुड़ी दृष्टि जानकारी दीजिएगा क्योंकि अगर हम बात करें बाढ़ बारिश तो अलग अलग राज्यों में देखने को मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में हुआ। देखिए बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में जिस तरह पूरी सड़कें अस्त व्यस्त हो गई और बहुत नुकसान हुआ है, वैष्णो देवी की यात्रा शुरू नहीं हो पा रही और लगातार और पंजाब में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जिस तरह पंजाब में पूरी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई, सारी कृषि जो वहाँ का मेन था वो सब खत्म हो गया है, उसको लेकर के पंजाब ने 60,000 करोड़ के पैकेज की और 20,000 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की है। प्रधानमंत्री आज जाएंगे, बाढ़ प्रभावित दौरा पूरे राज्य का दौरा करेंगे। इसीलिए जो प्रधानमंत्री का एक जो डिनर था वाइस प्रेसिडेंट के एमपीज का वो भी कैंसिल कर दिया गया, जेपी नड्डा का एक डिनर था वो भी कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इतनी आपदा की स्थिति में प्रधानमंत्री जा रहे हैं और देख रहे हैं जनता उनके लिए पहली प्रायोरिटी है। और इसके लिए अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि जिस तरह पंजाब में बाढ़ आई है, जो जान माल का नुकसान हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से काम करेगी, हर तरीके का पैकेज देगी और उन लोगों की हर संभव सहायता करेगी। तो देखिए अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं आज पंजाब और वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट के लिए कई योजनाएं चलाई थी वो करेंगे। उसके बाद फिर मणिपुर का भी दौरा करेंगे। मणिपुर में तकरीबन 3 घंटे प्रधानमंत्री रुकेंगे और जो भी बातें होंगी वो लोगों की सुनेंगे। जी, तो यहाँ पर दृष्टि क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि अभी तो देखिए समीक्षा होगी, बैठक होगी और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटर फैसला लेगा कि क्या करना है। डायरेक्टली रिलीफ फंड है वो इन दोनों राज्यों को दिया जाएगा या फिर अलग अलग योजनाएं भी हम देखते हैं कि पीएम की द्वारा चलाई जाती हैं। यानी अगर हम बात करें कि किसानों के लिए एक योजना होती है, फिर उसके बाद और भी हम योजनाएं देखते हैं, उसके तहत रिलीफ देने की भी कोशिश की जाएगी या फिर डायरेक्टली इन दोनों स्टेट्स को, इन दोनों राज्यों को एक रिलीफ फंड जो है, पैकेज जो है वो दे दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल सड़क का एक जो योजना थी वो फिलहाल रोक लगा दी गई है। सड़क परिवहन की पूरी मंडी बर्बाद हो गई है। इसके साथ ही मंडी बोर्ड को भी भारी नुकसान हुआ है, पशुओं को नुकसान हुआ है, जानमाल की हानि हुई है, सारी फसलें खराब हो गई हैं, जिसको देखते हुए फिलहाल प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम पूरा ध्यान देंगे क्योंकि एक 60,000 करोड़ की मांग की गई है कैबिनेट मंत्रियों ने, जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, और 20,000 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की है। फिलहाल प्रधानमंत्री जायजा लेने जा रहे हैं और केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि हर संभव मदद की जाएंगे, लेकिन कितना पैकेज दिया जाएगा पंजाब को ये अभी तक क्लियर नहीं है। और किस तरीके से दिया जाएगा, बिल्कुल दृष्टि, और इसीलिए पीएम आज ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और पूरा जायजा लेंगे और उसके बाद मीटिंग के अंदर फैसले जो हैं लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया दृष्टि, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर पर आप नजर बनाए रखना दृष्टि, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर का दूसरा दिन है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर के दूसरे दिन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दे दें कि अभी भी एक आतंकी के छिपे होने का इनपुट है। सुरक्षा बलों ने आतंकी को घेरा हुआ है। कल 2 आतंकियों को इंडियन आर्मी ने ढेर किया था। और खबर आपको दे दें बड़ी, साउथ कश्मीर का ये एरिया है। साउथ कश्मीर के कुलगाम के गुदर जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ का दूसरा दिन है। अब बात करें कल की, तो कल कार्रवाई जो है वो इस तरह की रही कि 2 आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा से जुड़े 2 आतंकियों को ढेर कर दिया।
साथ ही आपको बता दें जिनकी पहचान आमिर और रहमान भाई के रूप में हुई थी। रहमान भाई पाकिस्तानी आतंकी है, जानकारी ऐसी मिल रही है। अब आमिर की बात करें, आमिर एक लोकल आतंकी बताया जा रहा है। दोनों लश्कर ए तैयबा तंजीम से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ में इंडियन आर्मी, जेसीओ और एक लांसनायक नरेंद्र सिंधु वीरगति को प्राप्त हुई। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नासिर खान हमारे साथ कश्मीर से जुड़ चुके हैं। नासिर, विस्तार से खबर पर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं ऑपरेशन क्लीन जो है वो एक तरीके से कश्मीर में या फिर कहीं साउथ कश्मीर में चलाया जा रहा है और कल से हम देख रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो चल रही है। डेवलपमेंट क्या है खबर पर? बिल्कुल, देखिए पलक, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के बाद या पहलगाम करने के बाद हमने लगातार देखा सुरक्षा बलों ने जो है आतंक पे शिकंजा कसा। जहां जहां आतंकी है, जहां पे आतंकी सिपैथाइजर है या उनको उनका सफाया जो है किया जा रहा है। उसके बाद हमने 2-3 मुठभेड़ें जो है लगातार देखी, जिसमें सबसे बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को हाथ लगी, जिन्होंने पहलगाम घटना को अंजाम दिया। उन आतंकियों को जो है मौत के घाट उतारा गया। उसके साथ साथ आप देख लीजिए दक्षिणी कश्मीर में काफी सारे मुठभेड़ें हमें देखने को मिली। वैसी मुठभेड़ जो है हमें कल कुलगाम में देखने को मिली, जहां पे सुरक्षा बलों को पहले ही इनपुट था कि जंगल में 2 से 3 आतंकी जो है वो छुपे हुए। उसके बाद जब सुरक्षा बलों ने उस एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ किया, मजीद सुरक्षा बलों की तैनाती जब जा रही थी, तो छुपे हुए आतंकियों ने ज्वाइंट टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जो एक मुठभेड़ में तब्दील हुई। और उसके बाद उस मुठभेड़ में 2 आतंकी जो है वो मार गिराए गए हैं, जिसमें एक आतंकी आमिर जो शोपियान का रहने वाला है दक्षिणी कश्मीर का, और दूसरा आतंकी जो है रहमान भाई जो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। अभी जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ये 2 आतंकी जो है, एक शोपियान का रहने वाला है और दूसरा जो है पाकिस्तान का रहने वाला है रहमान भाई। उसके साथ साथ एक दुखद खबर ये भी है, इनिशियल स्टेज में ही जब आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, उसमें 2 आर्मी जवान जो है घायल हुए थे और वीर गति को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अभी एक आतंकी और छुपा हुआ है उस जंगल के इलाके में। हमने देखा लगातार जब लोगों ने जो है आतंकियों को पनपने से ठुकराया, और अब आतंकी जो है जंगल का सहारा ले रहे, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर अगर देखेंगे जंगल से स्थित एरिया है। चाहे हम शोपियान की बात करें, कुलगाम की बात करें, पुलवामा की बात करें, त्राल की बात करें, तो अब आतंकी जो है जंगल के एरिया का सहारा ले रहे हैं, जंगल में अब जो है अपनी जगह बना रहे हैं। हमने ऑपरेशन महादेव में जब देखा था श्रीनगर के जब हारवन के इलाके में, दाशिकम के इलाके में जो मुठभेड़ हुई थी, जहां मेन कल्प्रिट जो थे पहलगाम घटना के, उनको भी जो है जंगल में ही मारा गया। तो कहीं ना कहीं आतंक का सफाया हो रहा है। और जो आमिर है ये शोपियान का रहने वाला है, और 2023 में इन्होंने जो है आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का दामन थामा था। उसके बाद पाकिस्तान से आए हुए आतंकी जो अभी भी यहाँ पे पनप रहे हैं, एक उनका अपडेट इस पर भी हम चाहेंगे। अगर हम कश्मीर, साउथ कश्मीर के कुलगाम एरिया की बात करें जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा। और एक सवाल ये भी रहेगा कि हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से साउथ कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट जो है वो कश्मीर में बना हुआ है। देखिए पहले से नहीं, ये 1990 से लेकर 2025 तक सेंसिटिव पॉइंट था, क्योंकि आप देख लीजिए आतंक का जो मेन घर था वो पाकिस्तान या दक्षिणी कश्मीर था, या दक्षिणी कश्मीर में आतंकवाद ने भी जन्म लिया, दक्षिणी कश्मीर ने अलगाववाद का भी ये वहां से जो है उन्होंने जन्म लिया। और पत्थरबाजी की अगर बात करेंगे, हिंसा की अगर बात करेंगे, सब ऐसे विरोध प्रदर्शन ने जन्म जो है दक्षिणी कश्मीर से लिया। क्योंकि हमने देखा जो बड़े बड़े टॉप कमांडर थे उन्होंने दक्षिणी कश्मीर में भी जन्म लिया, और दक्षिणी कश्मीर की जमात इस्लामी के स्कूल में ही उनकी पढ़ाई हुई है। ये जमात इस्लामी के लीडर्स अगर हम देखेंगे वो भी दक्षिणी कश्मीर के रहने वाले हैं। उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, महबूबा मुफ्ती की बात करें, इल्तिजा मुफ्ती की बात करें, जो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, उन्होंने भी दक्षिणी कश्मीर से ही जन्म लिया। तो कहीं ना कहीं दक्षिणी कश्मीर से ही हर चीज का जो है जन्म वो हो चुका है। और कुलगाम के इलाके की अगर बात करेंगे तो कुलगाम जो है बिल्कुल जंगल से स्थित एरिया है, पूरा जंगल जो है, इसे देख लीजिए आप। कुलगाम से लेकर आप पीर पंजा रेंज तक भी जा सकते हैं, आप शोपियान के जंगलों में भी जा सकते हैं, आप पहलगाम भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टिंग रूट्स है, जंगल का एरिया है, ये पूरा इंटरकनेक्टिंग रूट्स है। और जो इससे कई दूरी पे जो है रेजिडेंशियल एरिया है। अब ये देखना बाकी जो OGWs है, जो इनको खाना परोसते थे, जो वहां पे लेते थे, जो स्लीपर से जो बैठ थे कर्टन्स अभी भी काम कर रहे आतंकी संगठनों के लिए कश्मीर घाटी में, उन पे भी शिकंजा बिल्कुल बड़ी चुनौती ये सही कह रहे हैं आप कि नासिर, अभी भी OGWs भी बनी हुई है जो कहीं ना कहीं इन्हें अपना सहयोग जो है वो देते हैं। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि हमारा प्रहार जो है आतंकियों पर जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया नासिर, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर पर आप नजर बनाए रखना, जो भी डेवलपमेंट होगी नासिर हम आपसे लेते रहेंगे।
और चलिए इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए बुलंदशहर के लाल प्रभात गौड़ और जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान आपको बता दें, बुलंदशहर के लाल प्रभात गौड़ आज पैतृक गांव नरसेना के पाली आनंदगढ़ी उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। शहीद का पार्थिव शरीर जो है वो पहुंचेगा। अब भारतीय सेना में जेएसयू से प्रभात शहादत की खबर से इलाके में मातम पसरा हुआ है। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के गांव पाली आनंदगढ़ी के निवासी थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब पड़ोसी मुल्क नेपाल से है। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा दिया है। कल भारी बवाल हुआ, उसके बाद पीएम ओली का ये फैसला, एजेंसियों को सोशल मीडिया शुरू करने का आदेश दिया। तो वही जेनजीज हैं जो आक्रोशित नजर आए कि आप सोशल मीडिया पर बैन कैसे लगा सकते हैं। अब सरकार ने युवाओं से आंदोलन खत्म करने के लिए भी अपील की। अब राजधानी काठमांडू समेत 7 शहरों में अभी भी कर्फ्यू है। प्रदर्शन के दौरान अब तक बताया जा रहा है कि 19 लोगों की मौत हो गई है, 300 से ज़्यादा लोगों के घायल होने का भी इनपुट है। अब नेपाल के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर कल प्रतिबंध लगाया और वो प्रतिबंध लगाने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से आगजनी जो है वो सड़कों पर नजर आई। आक्रोशित जेनजी आप सड़कों पर देख सकते हैं, आपको तस्वीरों में ही नजर आ जाएगा, बहुत यंग जनरेशन आपको ये नजर आएगी। फिर उसके बाद प्रतिबंध हटाया गया। ये कदम उस हिंसक संघर्ष के बाद आया जिसमें कम से कम अब तक हमें जो जानकारी मिल रही है 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, 300 से ज़्यादा ये जेनजी घायल बताए जा रहे हैं। और उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया था वो हटाया जाएगा। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, विस्तार से बताइएगा, एक तरफ सरकार की तरफ से पहले फैसला कि सोशल मीडिया बैन होगा और फिर उसके बाद जेनजी आते हैं मैदान में और बताते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। बिल्कुल, जेन जी की जीत हुई है और मैं खाली ये नहीं कहूँगा जेन जी की जीत है, सभी की जीत है। जेन जी तो एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक फेस है दिखाने के लिए कि भाई ये सब इन्होंने लीड किया है पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को। अब हुआ ये कि अचानक से आप 26 सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर देते हैं, यूट्यूब और तमाम ऐसे साइट्स जो आप सोच सकते हैं फिर आपका फ़ोन किस काम का। आप हम या कोई भी हो, दिन का आजकल लोग एक हैबिचुअल हो चुके हैं कि भाई अगर आप फ़ोन उठाते हैं तो आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, आप स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक आप स्क्रॉल करते हैं, आप यूट्यूब खोलते हैं, वीडियोस देखते हैं, वो तमाम चीज़ें करते हैं। अच्छा, इससे कुछ लोग जो है कईयों का रोज़गार का भी साधन वो बन गया है। कुछ लोग आप कंटेंट क्रिएटर्स की श्रेणी में आते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें। और कोई बिजनेस करता है तो अपनी वीडियोज़ डालता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। नेपाल सरकार ने क्या गलत किया? हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए कि आपने तुरंत कर दिया, और ना इसलिए क्योंकि भाई वो टैक्स इवेजन की बात जो कही जा रही थी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो फॉरेन में जिसके ऑफिस होते हैं, अब्रॉड में जिनके ऑफिसेज होते हैं, उनके द्वारा ऐसा किया जाता है कि वो टैक्स को बचाने का जो प्रयास किया जाता है वो तमाम चीज़ें नेपाल सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि आप लोकली ऑपरेट आप करेंगे, हमारा यहाँ पर अधिकारी होगा, मॉनिटरिंग, वो तमाम चीज़ें, क्या कुछ जाता है नहीं जाता है, और टैक्स जो है एडवर्टाइजिंग को लेकर जिस तरीके से लोकल जो टैक्सेशन नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जाएगा, ये भारत में भी हो चुका है। और ये संवाद से ठीक हो सकता है। हर कोई पहले रेजिस्ट करता है। फॉरेन कंपनीज की अगर बात की जाए, शुरुआत में ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन संवाद हो सकता था। लेकिन जब केपी ओली आते हैं, चीन से वापस आते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद कोर्ट का ये फैसला आता है, आया तो चलो माननीय अदालत से, लेकिन फैसला आने के बाद आपने तुरंत जो ब्लैंकेट बैन लगा दिया वो लोगों को पसंद नहीं आया। उसी दिन सड़कों पर ये लोग कल ही जो है जो थे ये जेनजी कह लीजिए और तमाम युवा, हर कोई सड़क पर उतरा। बड़े एज ग्रुप वाले जो थे वो भी उतरे क्योंकि हर कोई प्रभावित इस पर होता है। शूट एट साइट के ऑर्डर्स तक दे दिए गए थे, सेना को उतारना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी गंभीर है। लेकिन फिर समझ में आया केपी ओली को वहां पे कि अब ये अगर मैं ज्यादा इसको अगर और टाइट करने का प्रयास करूंगा, शिवम, तो अगर हम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सरकार ने ये बैन लगाया क्यों, अब तो खैर हटा दिया गया है, लेकिन बैन लगाया क्यों? इसके पीछे साइकी क्या थी, इसके पीछे पॉलिसी क्या थी, इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी थी?
नहीं, बिल्कुल। मैंने जैसा बताया कि इसके पीछे एक ही कारण था कि भाई आप यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं और आप जो टैक्स आपको हमें देना है वो आप दे नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए ये ज्यादातर ऐसी कंपनियां हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, वो बाहर से ऑपरेट करती हैं, उनके ऑफिसेज, हेडक्वार्टर्स सब कुछ बाहर हैं और केवल यहाँ पर वो एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में उस देश में उपस्थित हैं। यानी कि अगर आप वहाँ पर कोई ऐड करते हैं या कुछ वो पैसा कमाते हैं तो वो पूरा का पूरा पैसा उनका हो जाता है। अदरवाइज आपको गवर्नमेंट को एक टैक्स देना होता है, तो वो आप टैक्स नहीं दे रहे हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा वो कम टैक्स देते हैं कि उनको कोई ना कोई तरीका पता है। अब इसको आप तोड़ कह लीजिए या जुगाड़ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो नेपाल सरकार की तरफ से पहले भी कहा गया था आप इतना इसको इवेड नहीं कर सकते। इसमें एक पहलू ये था कि टैक्स इवेजन की बात, उसमें सरकार गलत नहीं है, वो मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। ये भारत के कि साथ आप भी किसी हुआ था। कंट्री में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो इस वैल्यू एडिशन पर आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी के लिए जरूरी है। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से शिवम इस खबर पर जानकारी दी। नजर आप बनाए रखना खबर पर, जो अपडेट होगी शिवम आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही।